4 दृश्य देखे, परेशान हुआ, संन्यास लिया, चला गया। अब इसकी दूसरी व्याख्या देखिए क्या हो सकती है। हो सकती है मतलब क्या हुई है। बुद्ध और उनका धम्म नाम की पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी व्याख्या कैसे की। नवयान के लोग इसको मानते हैं, मतलब हीनयान के लोग कम आध्यात्मिक मानते हैं, महायान के लोग दैवीय खूब मानते हैं, नवयान के लोग इस व्याख्या को मानते हैं। ये क्या व्याख्या है? अम्बेडकर ने नई व्याख्या क्यों की? क्योंकि उनके मन में 2 बातें खटक रही थी। पहली बात यह कि 29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को ना देखा हो, मृत को ना देखा हो, बीमार को ना देखा हो, यह मानने वाली बात नहीं है। वो इस चीज से बचना चाहते थे। दूसरी बात वो ये चाहते थे कि बिना बात के अलौकिकता इन घटनाओं में जो देवताओं का हस्तक्षेप इतना ज्यादा है वो नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तीसरी बात जो लिखी नहीं है पर उनके समर्थक ऐसा मानते हैं कि यशोधरा को लेकर भी एक उनके मन में भाव रहा होगा कि उसकी भूमिका भी सकारात्मक होनी चाहिए। उससे छिपके चले गए गौतम बुद्ध, ऐसा क्यों करना है? मिलके जाएं, बात करके जाएं। और चौथी बात, इतना महान व्यक्ति इतना बड़ा कदम जब भी उठाएगा केवल अपनी आध्यात्मिक भूख के लिए नहीं उठाएगा, कोई ना कोई सामाजिक भूमिका इस चीज के पीछे होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि मोक्ष का विचार मैं नहीं मानता हूं बुद्ध वाला। मोक्ष का मतलब है इस दुनिया को इतना अच्छा बनाओ कि हर व्यक्ति के लिए जिंदगी मोक्ष जैसी हो जाए। मोक्ष को इहलौकिक ही होना चाहिए, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने खुल के लिखा है। नवयान महात्मा बुद्ध को पूरा नहीं मानता है। नवयान कई चीजें नए तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिसमें कि ये भी है, मोक्ष की धारणा भी है। इन वजहों से उनको लगा कि मैं एक नई तरीके से इस कहानी को कहूंगा। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, कहानी में नयापन डॉक्टर अम्बेडकर का अपनी ओर से बिल्कुल नहीं है, उन्होंने कहीं कहीं से लिया है। जनरली बुद्ध चरित्र को फॉलो किया है इस प्रसंग में, और एक आध और प्रसंग में उन्होंने बाकी परंपराओं की चीजों को स्वीकार कर लिया। क्या पृष्ठभूमि है? अब देखिए एकदम नई कहानी। कहानी यह है कि शाक्यों का संघ था, आपको पता ही है, कपिलवस्तु शाक्यों का इलाका है, तो वो उसमें रहते थे। शाक्यों का जो भूगोल है तो समझ लीजिए कि शाक्य हैं, बीच में एक नदी है और नदी के इधर रहते हैं कोलीय। इस नदी का नाम है रोहिणी। ठीक, शाक्यों और कोलियों के भौगोलिक क्षेत्र के बीच में बहती है एक नदी रोहिणी। रोहिणी नदी के पानी का इस्तेमाल शाक्य भी करते हैं, कोलिय भी करते हैं। उसको लेकर समझौते हैं कि आप कितना पानी इस्तेमाल करेंगे, हम कितना पानी इस्तेमाल करेंगे, ये समझौते हैं। ये बैकग्राउंड। शाक्य गणराज्य में एक नियम है कि जब कोई युवक 20 साल का होता है तो उसको परिषद का हिस्सा बनाते हैं। तो जब सिद्धार्थ 20 साल का हुआ, परिषद की मीटिंग हुई और कहा गया कि परिषद में जो नए युवक आने के लिए योग्य उनमें सिद्धार्थ हैं, क्या किसी को आपत्ति है? किसी ने आपत्ति नहीं, तो संघ का हिस्सा बन गए। प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शाक्य संघ के हित में सब संभव काम करूंगा और कोई ऐसा राजद्रोह या देशद्रोह नहीं करूंगा जो शाक्य संघ के खिलाफ होगा। 20 के थे, शादी हुई थी, संघ में शामिल हुए। अब आज 28 साल की उम्र में। 28 की उम्र तक क्या है कि सिद्धार्थ एकदम ठीक चल रहे हैं, मन में भाव आता संन्यास लेने का, पर जीवन जी रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, पत्नी के साथ, बच्चा भी हो गया, वो सब निभा रहे हैं। और 28 की उम्र में अचानक क्या हुआ कि शाक्यों और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर एक झगड़ा हो गया। झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, तू मैं हो गई, हाथापाई हो गई कुछ लोगों में, जैसे आजकल भी होता है। सिंधु जल समझौता देखिए, भारत पाकिस्तान अब एकदम कब किस दिन क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। राज्यों में देखिए, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली के बीच में जब झगड़ा होता है पानी को लेकर, ये भी झगड़ा होता ही है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट देख लीजिए, अंतर्राज्यीय जल न्यायाधिकरण जो बनाते संविधान के तहत, वो देख लीजिए, वही समस्या, वैसी समस्या। तो हो गई एक छोटी सी झड़प। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए युद्ध होती है रोजी रोटी। युद्ध होता रहे तो सत्ता ठीक चलती रहती है उनकी। सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। तो लोकतंत्र में युद्ध आमतौर पर इसलिए भी होते हैं कि चुनाव आने वाला है। हमेशा इसलिए नहीं होते, लेकिन हाँ, एक बड़ी वजह ये हो सकती है क्योंकि युद्ध के समय लोगों के इमोशंस बहुत बढ़ जाते हैं। वो देश की सरकार या राज्य की सरकार को सपोर्ट करने के मूड में ज्यादा आ जाते हैं। उसी माहौल में वोटिंग हो जाए तो इलेक्शन 5 साल के लिए या 4 साल के लिए जीत जाते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। और युद्ध शुरू होती है, सबसे बड़ी बात क्या है? इमरजेंसी लग जाती है, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं। अगर सरकार 4 साल की है मान लीजिए किसी देश में, और 3 साल 11 महीने बाद युद्ध शुरू हो गया, इमरजेंसी लग गई, और उसमें क्या घोषणा हुई? युद्ध खत्म होने तक यथास्थिति चलेगी। अब राजा चाहेगा युद्ध खत्म हो, चलता ही रहे, चलता रहे, उसी में रोजी रोटी है उसकी, चलता रहे। और सेनापति लोगों को कई बार क्या होता है, जैसे पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना को जब तक युद्ध ना हो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ होते रहना चाहिए ताकि सेना जरूरी है, ये भाव बना रहे। और ये हमेशा से है, यहां भी था। तो सेनापति ने एक मीटिंग बुलाई। कौन से सेनापति ने? शाक्यों के सेनापति ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सब लोग गए, सिद्धार्थ भी गया। और मीटिंग में उसने कहा, देखो भाई ऐसा है, ये कोलिय लोग संभल नहीं रहे हैं, इन्होंने फिर मार पिटाई की है,
अब समय आ गया है कि हम इनके खिलाफ एक बड़ा युद्ध करें और एक ही बार में मामला सुलझा दें। सबसे पूछा आपकी राय क्या है? सब चुप। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप भी खतरनाक है। शरीफ लोग चुप रह जाते हैं, सब चुप। तो सिद्धार्थ उठा, उसने कहा मैं युद्ध का विरोध करता हूं। सबको लगा चलो एक तो है। सेनापति ने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे यह पता लगा है कि पानी विवाद की झगड़े की शुरुआत हमारे सैनिकों ने की थी। हम ये कैसे मान लें कि विवाद की शुरुआत कोलियों ने ही की है और हमें उनको दंड देना ही चाहिए? ये बात आज कहना आसान है कि हमारे सैनिकों ने शुरुआत की थी। बड़ा मुश्किल काम है, किसी भी देश में बड़ा मुश्किल काम है। पर सिद्धार्थ ने कहा, सेनापति ने कहा यह बात ठीक है कि शुरुआत हमारे सैनिकों ने ही की थी, पर पानी पर पहला हक भी तो हमारा बनता है और कोलिये बार बार परेशान भी तो करते हैं। सिद्धार्थ ने कहा नहीं ठीक है, तो उसका दूसरा तरीका भी तो है। उसका तरीका यह है कि हम यहां से 2 व्यक्तियों को तैनात कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि वो भी 2 व्यक्तियों को भेज दें और ये 4 व्यक्ति मिलकर किसी एक को और जोड़ ले और ये 5 लोगों का न्यायाधिकरण या पंचायत बना दीजिए, वो मिलकर फैसला कर लेंगे। इसमें युद्ध की क्या जरूरत है? पानी का बंटवारा ही तो करना है, युद्ध से क्या होगा? युद्ध से पहले खून बटेगा, पानी कैसे बटेगा? पानी जब भी बटेगा बातचीत से ही बटेगा। सेनापति को लगा कि ये तो बात भारी पड़ गई है, जनता समर्थन करने लगी सिद्धार्थ का। बोल के नहीं, चुपचाप। सेनापति को पंगा बोल लेगा मन ही मन में। सेनापति बोला तुम सच्चे क्षत्रिय नहीं हो। उसने कहा मैं क्षत्रिय होने का मतलब बिना बात के हिंसा करना नहीं समझता हूं। सच्चा क्षत्रिय वो है जो तब तक युद्ध नहीं करता जब तक जरूरी ना हो, और जब जरूरी हो तो युद्ध से पीछे नहीं हटता है। गैर जरूरी युद्ध करना क्षत्रिय होने की निशानी नहीं है और मैं इसे गैर जरूरी युद्ध मानता हूं। तो उसने उठ के 3-4 बड़ी बड़ी बातें बोली। अरे ये तो कायर आदमी है, अरे ये देशद्रोही है, ये है वो है, जो जिंदा है वो नहीं ऐसा कर सकता, कोलियों को मारना होगा, बताओ कौन हमारे साथ में है। वोटिंग करवा दी, इमोशनल पहले कर दिया था। तो वोटिंग में सेनापति जी जीत गए, तो तय हुआ कि युद्ध तो होगा। फिर अगली मीटिंग बुलाई गई अगले ही दिन। इस मीटिंग में डिसाइड करना था कि क्या अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की जाए, और सेनापति का प्रस्ताव था कि 20 साल से 50 साल तक के प्रत्येक पुरुष के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा का प्रस्ताव पारित करेंगे और सारे के सारे युवकों को युद्ध में जाना पड़ेगा हथियार लेके। कल जिन्होंने हाँ हाँ किया था, नारा लगाए थे, आज उनकी हालत खराब थी। कल तक तो ये था कि ये लोग जाएंगे लड़ने के लिए, मजा आएगा। आज तक यही जाना है युद्ध में, कोई दूसरा जाए। आपको टीवी पे देखना हो तो क्या दिक्कत है? टीवी पे यूट्यूब पे देखना, अरे क्या बात है, ईरान पे क्या हमला किया, वाह 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 वाह, अरे राष्ट्रपति मार दिया, क्या बात है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, अरे तेल का टैंकर चला दिया, वाह क्या हमला किया है, इनका पूरा पोत मार दिया, 120 सैनिक डूब गए, अरे वाह। वीडियो देखने में मजा आ रहा है। खुद पोत पे बैठो, स्टेट ऑफ हॉर्मस में जाओ जरा एक बार, फिर बताओ कि युद्ध में कितना मजा आता है। तब लगता है कि ना भाई जरूरी हो तो युद्ध करेंगे, गैर जरूरी जीवन में भी नहीं करना चाहिए। बिना बात के युद्ध करना जरूरी है तो कीजिए, बिना बात के क्यों करना युद्ध? वो जाहिर वाली बात है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों को हल करेगी? जंग से क्या समाधान होता है? अब ये हुआ, सब लोग बैठे हैं। सेनापति ने कहा मैं प्रस्ताव करता हूं कि 20 से 50 साल के सभी युवकों को अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए बाध्य किया जाए। सब चुप। सिद्धार्थ ने कहा मैं विरोध करता हूं, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने कहा डरपोक हो। बुद्ध ने मेरे ख्याल से कहा होगा अकेले में आके देख लो एक बार। भाई सैन्य विद्या तो थी उनके पास, ऐसे ऐसे 5 सेनापति संभाल लेंगे। पर बात यही है कि ताकत है तो इस्तेमाल कर ही देना, इससे क्या मतलब है? ताकत संभाल के रखनी है, ताकत का इस्तेमाल बहुत विवेक के साथ होना चाहिए। सबसे अच्छी आईपीएस वो हैं जो जिंदगी भर एक डंडा तक किसी को नहीं मारते और तब भी शानदार काम करते हैं। ताकत है इस एहसास से ही काम हो जाते हैं, ताकत के दुरुपयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। बात बात पर ठाई ठाई करने वाले वो समझदार लोग नहीं होते हैं। ताकत है, अच्छी बात है, ताकत का दुरुपयोग क्यों करना है? तो सेनापति ने कहा आपको पता है कि ऐसा करने पर हम आपको दंड दे सकते हैं, और आपने शाक्य गणतंत्र के पक्ष में जीवन जीने की शपथ ली थी। सिद्धार्थ ने कहा मैं तो शाक्य गणतंत्र के पक्ष में ही बात कर रहा हूं, विरोध में तो आप बात कर रहे हैं, मैं तो पक्ष में ही हूं, शपथ भी मुझे ध्यान है, और मैं युद्ध को शाक्य गणतंत्र के पक्ष में मानता ही नहीं, इसलिए मैं इसे समर्थन नहीं करूंगा। तो उसने कहा हम आपको दंड देंगे, और आप ध्यान रखिए हम आपको देश से निकाल भी सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं राजद्रोह के आरोप में। सिद्धार्थ ने कहा कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कौशल नरेश का हम पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे उनको पता लगता है कि इस राज्य के भीतर इतने झगड़े हैं, उनकी शक्ति हम पर और हावी हो जाती है। कौशल नरेश समझ पा रहे हैं ना? प्रसेनजीत। सेनापति कह रहे हैं कि आप कौशल नरेश के नाम से हमको डरा रहे हैं। कह रहे मैं डरा नहीं रहा हूं,
वस्तु स्थिति बता रहा हूं। और रही बात मुझे मृत्युदंड देने की, तो मैं उसके लिए हंसकर तैयार हूं। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। आप मुझे मृत्युदंड देना चाहें आज ही दे दीजिए, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देश निकाला देना, देश निकाला दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। उसने कहा हम आपके परिवार का सार्वजनिक अपमान भी कर सकते हैं। अब बुद्ध थोड़ा परेशान हो गए कि मुझे मारना मार लो भाई, देश से निकाला निकाल लो, परिवार को बीच में मतलब। अब बुद्ध के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मृत्युदंड या देश निकाला स्वीकार कर लें, एक था कि युद्ध में भाग लें और लड़ें, और एक था कि परिवार का अपमान, सार्वजनिक अपमान होने के लिए यहां करें। तो बुद्ध ने कहा मैं युद्ध तो लड़ूंगा नहीं, मैं ये भी नहीं चाहूंगा मेरे परिवार का अपमान हो। मेरा निवेदन है कि मुझे मृत्युदंड या देश निकाला, जो भी सभा समझे फैसला करें, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। तो किसी ने कहा कि अगर हमने इसको देश निकाला दिया, मृत्युदंड दिया, तो प्रसेनजीत को पता लग जाएगा, युद्ध भी उसको पता ही होगा, वो समझ जाएगा कि युद्ध करने के लिए इसको मारा गया है, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो गौतम ने कहा एक काम करते हैं, इसका समाधान मैं ही निकालता हूं। मैं ऐसा करता हूं, मैं संन्यास ले लेता हूं, प्रव्रज्य धारण करता हूं और कपिल वस्तु छोड़ के चला जाता हूं। अब क्योंकि मैं संन्यास लूंगा, ना आपने मुझे देश निकाला दिया, ना आपने मुझे मृत्युदंड दिया, संन्यास स्वेच्छा से लिया है, तो इस बात से किसी को क्यों फर्क पड़ेगा कि मैं यहां हूं या नहीं हूं। सेनापति और उसके जो समर्थक लोग थे उनको लगा हाँ ये आइडिया ठीक लग रहा है। तो उसने कहा लेकिन संन्यास लेने के लिए माता पिता की अनुमति चाहिए। बोला वो आप छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वायदा कर रहा हूं तो मैं लूंगा संन्यास। सहमति बन गई कि गौतम बुद्ध संन्यास लेंगे। और तभी एक तरुण सा युवा सा लड़का उठा, उसने कहा हुजूर एक बात और बताइए, ये लेंगे संन्यास, 2 दिन बाद आप युद्ध कर देंगे, प्रसेनजीत को पता लगेगा। इतनी कॉमन सेंस तो किसी में भी होती है कि युद्ध के 2 दिन पहले संन्यास लिया है तो जरूर इन दोनों बातों में कोई संबंध रहा होगा। तो सभा में एक निष्कर्ष और निकाला कि बुद्ध के संन्यास लेने के कुछ अंतराल के बाद हम युद्ध शुरू करेंगे, ताकि कौशल नरेश को, प्रसेनजीत को ये ना लगे कि बुद्ध को इस वजह से जाना पड़ा कि वो युद्ध का विरोध कर रहे। इस बिंदु पर सभा समाप्त हुई। गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण इसलिए नहीं था कि एक मुर्दा देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, एक बीमार देख लिया, इसलिए था कि अपने समाज को, अपने राज्य को एक अवांछित युद्ध से बचाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट किया। वो एफर्ट चला नहीं चला अलग बात है, और ये बात ध्यान रखना है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की व्याख्या है, कई और लोगों की व्याख्या है, ये बुद्ध चरित्र की व्याख्या नहीं है। तो इस पर ऐसा नहीं है कि हमें सहमत होना जरूरी है, लेकिन हाँ एक इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है। अब यशोधरा का महत्व देखिए। अब बुद्ध पहुंचे अपने घर। अच्छा, ऐसी खबरें पहले पहुंचती है कि बुद्ध के पहुंचने के बाद पहुंचेंगी? खबरें पहले पहुंच जाती हैं, सारी खबरें पहले पहुंच गई हैं। बुद्ध घर गए हुए हैं और घर में शुद्धोधन बाबू एकदम शमशान घर जैसा माहौल बना रखा है घर के अंदर। जैसे घर पहुंचे शुद्धोधन और महाप्रजापति उनकी तरफ गए कि ये क्या कर दिया बेटा तुमने? बोले क्या कर दिया? सेनापति युद्ध के लिए लोगों को भड़का भड़का के जब एक तरफ कर सकता है, और लोग इतने भी विवेकशील नहीं है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, तो कोई तो बोलेगा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सही बात की, और आपका अपमान होने दूं, इससे लाख गुना अच्छा है कि मैं मृत्युदंड स्वीकार करूं। मृत्युदंड से समाज का नुकसान हो रहा है कि प्रसेनजीत आ जाएगा यहां पर। तो इन सब में सबसे अच्छा क्या था कि मैं अकेला निकल जाता हूं यहां से, कम कपिल वस्तु समृद्ध रहे, शांत रहे, ठीक रहे। तो माँ बाप बोले कि बेटा हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। सर कैसी बात करते हो? राहुल की उम्र भी 1 साल भी नहीं है, नंद भी छोटा है, इन बच्चों को अपना बचपन जीने दो, कहां जंगलों में फिरोगे मेरे साथ? और जंगल में परिवार ही लेके जाऊंगा तो संन्यास किस बात का हुआ? ये कैसा संन्यास है कि फैमिली ट्रिप पे चले गए? संन्यास थोड़ा होता वो। फिर बोले कि अच्छा एक काम करते हैं, तुम संन्यास छोड़ो, कौशल में चल के रह लेते हैं, श्रावस्ती में, वहां हम कपिल वस्तु के लोगों से बचे रहेंगे और निश्चिंत होकर रहेंगे। उससे वही तो सच्चा देशद्रोह होगा। जिस राजा से मेरे समाज को, मेरे राज्य को खतरा होता है, मैं उसी राज्य में जाकर रहना शुरू कर दूं। कोई भारत की नागरिकता छोड़ पाकिस्तान की ले ले कि मैं बच गया। दाऊद को ही शोभा देता है ना, किसी को क्यों शोभा देगा? समझदार आदमी को नहीं होना चाहिए। मतलब यूक्रेन की नागरिकता छोड़ के रूस की ले ली, अमेरिका छोड़ के ईरान की नागरिकता ले ली, कोई ऐसा क्यों करेगा? तो देशद्रोह तो ये हो जाएगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो। बोले बात तो सही है, फिर बेटा क्या कर सकते हैं? एक काम करो ना, युद्ध तो स्थगित हो ही गया है, तो कुछ दिन मत जाओ। बोले माता जी युद्ध इसलिए स्थगित हुआ है कि अंतराल दिखे मेरे जाने और युद्ध होने के बीच में। मैं रुक ही जाऊंगा तो युद्ध और अंतराल हो जाएगा, तो ये लोग फिर मुझे मृत्युदंड देंगे या देश निकाला देंगे या आपका अपमान करेंगे। सबको समझाया ऐसे नहीं करते, समझा करो बात को, सोच समझ के बोल के आया हूं, जाना होगा। और जाने की तैयारी फिर शुरू हो गई। तो यशोधरा अपने कमरे में थी,
राहुल के साथ। बुद्ध चरित में तो बुद्ध बिना बताए भाग लिए, बहुत नाराज है यशोधरा उनसे, उनकी बुद्ध चरित वाली। लेकिन यहां जो व्याख्या हुई उसमें यह कि इसके बाद बुद्ध गए यशोधरा के पास। देखिए 1920 के आसपास महर्षि क्षणगुप्त ने किताब लिखी थी यशोधरा। उसमें यशोधरा को बहुत ही महान तरीके से पेश किया। कैसे पेश किया? एक तो यशोधरा इस बात से बहुत नाराज है कि मुझे बिना बताए चले गए। एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, मतलब सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अरे कह देते मुझसे, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। अरे हम तो युद्ध होता है अपने पति को खुद तिलक लगा के भेजते हैं कि युद्ध में जीत के आना, हम क्यों पीछे हटते अगर ऐसी बात होती। जावे सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वो भाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। कितना दुख है उसको, इतने साल का साथ है, अचानक चले गए। अरे बात कर ली होती, बाहर तक छोड़ के आते हम, विदा करके आते। पर यहां कहानी दूसरी है। और उसके बाद भी उस यशोधरा ने क्या किया, मैसेज डूब के, उसका जिक्र थोड़ी देर के बाद आएगा। अब बुद्ध पहुंचे यशोधरा के पास, चुपचाप जाके बैठ गए। यशोधरा कह रही है कि सभा में जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी जानकारी मिल चुकी है। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा निर्णय कैसा लगा? यशोधरा कह रही है कि उसमें कैसा लगने की क्या बात है, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, कोई भी समझदार व्यक्ति यही निर्णय करता है, और मुझे खुशी है कि आपने एक अच्छा निर्णय किया। इच्छा तो मेरी ये है कि मैं भी आपके साथ चलूं, जैसे सीता वाला प्रसंग है कि राम गए तो सीता भी साथ नहीं। इच्छा तो मेरी ये है कि मैं भी साथ चलूं, लेकिन राहुल इतना छोटा है कि शायद इस समय इसको लेके जाना संभव नहीं होगा। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि राहुल की ओर से अपने पिता, माता और नंद की ओर से आप निश्चिंत रहें। उन सबका ध्यान रखने की मेरी जिम्मेदारी है। आप उस चीज से एकदम निश्चिंत होकर अपने रास्ते पर जाएं। और तीसरी बात, अब आप जा ही रहे हैं तो कोई ऐसा मार्ग ढूंढिए, आपके मन में बड़ा आध्यात्मिक भाव रहता भी है, ये तो तात्कालिक कारण है जाने का। जा ही रहे हैं तो कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे पूरे समाज का कल्याण हो सके, पूरी मानवता का कल्याण हो सके, और मुझे भी इस बात का गर्व हो कि मेरे पति ने समाज के लिए कुछ बड़ा काम किया है। अब ये सुन के बुद्ध को कैसा लगा होगा? सीधी सी बात है, आंखों से आंसू आ गए होंगे। उनके मन में यशोधरा के लिए सम्मान इतना बढ़ गया, उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और तब वहां से बुद्ध निकले हैं यशोधरा से पूरी सहमति लेकर। यह होता है एक परंपरा को डेमोक्रेटिक तरीके से रीडिफाइन करना। फिर अम्बेडकर वहां से, मतलब अम्बेडकर की किताब में फिर बुद्ध वहां से गए हैं, और जब गए हैं तो वो चाह रहे थे किसी को पता ना चले, चुपचाप चला जाऊं। केवल एक अपने कजन से कहा, महानाम से। अब बताओ कौन है महानाम? किसी का तो बेटा है, और जिसका बेटा है उसके नाम के अंत में दन आता है, क्योंकि सबके नाम में आता है शुद्धोदन, अमितोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन, द्योतोदन, सब धन वाले ही हैं। कौन? शुक्लोदन। हाँ, तो महानाम जो है चचेरा भाई है, शुक्लोदन का पुत्र है। गौतम ने इनसे कहा कि भैया महानाम, वो जो वस्त्र होते हैं सन्यासियों वाले वो लेके पहुंच जाना भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, वहीं जाके मैं सन्यासी बनूंगा, और किसी को बताना। पर ऐसी बातें कहाँ छुपती है। जब वो वहां पहुंचे तो माँ बाप वहीं खड़े हुए थे, पहले से जनता वहीं खड़ी हुई थी पूरी की पूरी। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने वो सब क्रियाएं करके उन्हें सन्यासी का वेश दिया। महानाम को उन्होंने अपने कपड़े और गहने दिए कि इसको तुम लेके जाओ। अब जब वो चलने लगे, पूरी जनता पीछे पीछे चल रही थी। चलते चलते पहुंच गए अनोमा नदी के निकट। बुद्ध चरित में अनोमा नदी के निकट कौन कौन पहुंचे हैं? बुद्ध के साथ छन्न और कंथक है सिर्फ। यहां पूरी जनता पहुंच गई है पीछे पीछे। अब सामने नदी है, नदी पार करनी है। अब बुद्ध ने घूम के सबको नमस्ते किया और कहा, देखो कहीं से तो जाना ही होगा वापस, तो यहीं से क्यों नहीं? लोग रो रहे थे। उन्होंने कहा, देखो मेरा जाना तो छोटी सी बात है, मैं तो कोशिश करके भी युद्ध नहीं रुकवा सका, पर अगर आप लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो युद्ध रुक जाएगा, और आप सबके घरों में किसी ना किसी का खून जो बह सकता है वो बच जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि युद्ध ना हो। मेरा जाना छोटी सी बात है, लेकिन अगर मेरे जाने की कीमत पर भी युद्ध रुक सकता हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और इसके बाद जनता लौट गई, बुद्ध अपने रास्ते पर आगे बढ़े। और आपके मन में सवाल आ सकता है कि बुद्ध ने जो ऐसी व्याख्या की, ये कहाँ से ली व्याख्या? क्या इसके पीछे कोई सोर्स है या हवा में इस बात को मान लिया है? 4 प्रेरणाएं थी बुद्ध के, इनके डॉक्टर अम्बेडकर के सामने।
आपने कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर का नाम पता नहीं सुना कि नहीं सुना। ये वो व्यक्ति हैं जिनका असर अंबेडकर के जीवन पर सबसे ज्यादा था। जब डॉक्टर अंबेडकर ने 10वीं क्लास पास की तो वो दलित समाज में 10वीं क्लास पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। वो चौथी से ही पहले व्यक्ति हो गए थे। जब चौथी क्लास पास की, बहुत बड़ा उत्सव हुआ कि हमारे समाज में पहली बार चौथी क्लास किसने की है। 10वीं की तो बहुत बड़ी बात हो गई। वहीं एक समाज सुधारक थे कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर। आपने सुना होगा ज्योतिबा फुले नाम के व्यक्ति, लगभग उसी समय, लगभग उसी इलाके में, वो पुणे में थे। और पुणे में उनका एक समाज था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के मेंबर थे कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर, तो समाज सुधारक थे। जब पता लगा कि 10वीं क्लास में इस बच्चे ने अच्छे नंबर लिए हैं, और इनके पिताजी, डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी रामजी सकपाल नाम था उनका, वो इनके मित्र थे केलुस्कर के। तो केलुस्कर साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर को, तब वो डॉक्टर नहीं थे, बालक अम्बेडकर को एक किताब दी, अपनी ही लिखी हुई किताब दी। उस किताब का नाम था गौतम बुद्धाची चरित्र। मराठी की किताब थी, 1898 में छपी थी। और ये किताब उन किताबों में है जिनमें गौतम बुद्ध को एक दैवीय व्यक्ति के रूप में दिखाने के बजाय एक सामाजिक क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था। तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार जिस बुद्ध को पढ़ा वो ये वाले बुद्ध थे। और इस किताब में भी रोहिणी नदी का जिक्र आता है। तो अंबेडकर साहब के लिए ये वाली कहानी उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी हमारे लिए 4 घटनाओं वाली कहानी है। उन्होंने वही सुनी हुई थी। 1895 में E.B. कॉवेल ने जातक कथाओं का इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया, और ऐसा माना जाता है कि इन कथाओं के अनुवाद का प्रयोग संभवतः केलुस्कर जी ने भी किया होगा और बाकी लोगों ने भी किया होगा। जातक कथाओं में से एक कथा है जिसको बोलते हैं कुणाल जातक। कुछ और कथाएं हैं, एक जातक अट्ठ कथा है। कुछ जातक कथाओं में रोहिणी नदी के विवाद का प्रसंग आता है, कुणाल जातक में विशेष रूप से आता है। तो कुणाल जातक अंग्रेजी भाषा की वजह से उस समय बुद्धिजीवियों के बीच में पहली बार फैलने लगी थी। आपने एक बहुत बड़े इतिहासकार का नाम सुना होगा, डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी 2 हुए हैं। एक का नाम है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, दूसरे का है धर्मानंद दामोदर कौशाम्बी। जो पिता हैं उनके नाम में धर्मानंद पहले आता है, और जो बेटा है उसके नाम में दामोदर पहले आता है। तो जो दामोदर हैं वो तो मार्क्सिस्ट हैं, बहुत प्रचलित हैं। उनके पिता धर्मानंद दामोदर कौशाम्बी जो थे, वो महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी में बुद्ध पे ही रिसर्च की। उन्होंने एक किताब 1940 में लिखी भगवान बुद्ध नाम से। 1949 में एक नाटक लिखा बोधिसत्व नाम से। इन दोनों में भी रोहिणी नदी के विवाद को लेकर यह प्रसंग आता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो बोधिसत्व नाटक है 1949 का, उस नाटक में सेनापति और गौतम बुद्ध के डायलॉग्स ठीक वैसे हैं जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक में है। ऐसा लगता है कि वहां से एग्जैक्टली उन्होंने प्रेरणा लेके लिखे हैं। तो इनके पास ये सोर्सेस थे, और पूछें कि इन सोर्सेस के पीछे कौन से प्रमाण थे, तो जो मैंने आपसे जिक्र किया, कुणाल जातक है, एक रूप का धर्म जातक है, जातक अट्ठ कथा मैंने जिक्र किया, अर्थदंड सूत्र है, महासचक सूत्र है, पब्बज्जा है। ये सारे के सारे रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं डीडी कौशाम्बी ने, और इस्तेमाल किए हैं केलुस्कर जी ने। और जिन भी लोगों ने इस कहानी को प्रस्तुत किया उनके पीछे ये बात थी। आपको भूल के भी ये बात अपनी परीक्षा में नहीं लिखनी है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। आपको वही लिखना है जो एनसीईआरटी में है या सामान्य पुस्तकों में, आपको वही मान के चलना है फिलहाल। पर हाँ, कभी इस पर विषय पर विचार करना हो, बात करनी हो, तो अंतिम सवाल है कि क्या ये प्रमाण पर्याप्त हैं जो प्रमाण दिए जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि प्रमाण पर्याप्त नहीं है। क्यों प्रमाण पर्याप्त नहीं है? पहली बात, जातक कथाओं को मिथकीय दृष्टि से आप बेशक बहुत महत्व दें, बहुत सम्मान दें, लेकिन माइथोलॉजी की पुस्तकों को आप इतिहास में प्रमाण नहीं मान सकते। एक तो ये समस्या है। एक समस्या और है। दूसरी समस्या ये है कि जातक कथाओं में आमतौर पर जब रोहिणी नदी के विवाद का जिक्र आया भी है, वो जिक्र बुद्ध के सन्यासी बनने के बाद आया है, जबकि इन 2-3 पुस्तकों में, इंक्लूडिंग डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक में, सन्यासी बनने के कारण के रूप में आया है। तो जो लोग इस व्याख्या का विरोध करते हैं उनका कहना यह है कि यह विवाद हुआ होगा, इस पर बहुत आपत्ति नहीं, पर यह विवाद उनके प्रव्रज्या या सन्यास का कारण था, ये मानने में आपत्ति है। ऐसा लगता है कि घटनाओं का क्रम आगे पीछे किया गया है, इसलिए बहुत ही व्याख्या की बात है। नवयान के लोग ये मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था, हीनयान और महायान के लोग मानते हैं कि ये बेकार की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन इतिहास ऐसे ही आगे बढ़ता है, इतिहास में नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि दोनों तरह की कहानियों में, चाहे बुद्ध चरित्र की कहानी हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर वाली कहानी हो, दोनों में बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। छोड़ने की प्रक्रिया अलग थी, कारण अलग थे। अकेले गए थे पहली कहानी में, केवल अपने घोड़े और सारथी के साथ अनोमा नदी के पास। दूसरी कहानी में पूरा समाज अनोमा नदी के पास पहुंचा है। अनोमा नदी को क्रॉस करके बुद्ध अकेले हो गए दोनों कहानियों में। अब वहां से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। तो अनोमा नदी जब क्रॉस हुई, अगर आप थोड़ा नक्शे में देखना चाहें उस चीज को, तो ये है उसका पूरा नक्शा।
उससे आपको अंदाजा शायद थोड़ा ठीक से हो पाएगा। देखिए, ये वो इलाके हैं जहां बुद्ध का संबंध रहा ज्यादा। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ये वो जगह है। कपिल वस्तु में वो रहे हैं, ये दरअसल ये कपिल वस्तु है। श्रावस्ती के बहुत पास है, क्योंकि श्रावस्ती का प्रभाव भी वहां पर है। श्रावस्ती का मतलब कौशल है ना, कौशल का प्रभाव है क्योंकि उसके बहुत नजदीक है। अब यहां से जब वो निकले हैं कपिल वस्तु से, तो ये है गया, ये है वैशाली, ये पावापुरी जहां पर महावीर की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु भी लगभग इसके आसपास ही होगी, यहीं से वो गुजरेंगे उस समय। अब वो कपिल वस्तु से निकले हैं और ये वाली जो है जगह, ये है अनोमा नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं छोटी सी, तो कपिल वस्तु से यहां तक का रास्ता उन्होंने अपने घोड़े पे या समाज से पार कर लिया है। अब यहां से उनको डिसाइड करना कि अब मैं आगे जाऊं तो कहां जाऊं। यहां से जाने के जो रास्ते उनके पास है, एक रास्ता है सारनाथ, बहुत पास है यहां से, ये सारनाथ है, ये राजगीर है, ये गया है, ये कुशीनगर है, ये वैशाली है, और ये पाटलिपुत्र है। वैशाली सॉरी, ये होना चाहिए ना। तो बुद्ध ने ये तय किया कि मैं शुरुआत करता हूं राजगीर से, तो बुद्ध निकले हैं राजगीर की तरफ। समझ में आएगा रक्षा आपको? तो बुद्ध ने अनोमा नदी से बाहर निकलने पर जो तय किया वो ये कि मैं राजगीर चलता हूं। राजगीर क्यों चलता हूं? क्योंकि उन्होंने सुना था कि राजगीर में हर तरह के तपस्वी रहते हैं, बहुत तरह के साधु सन्यासी रहते हैं। उनका मन था कि मैं कम से कम टटोल लूं कि कौन कौन सी परंपराएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, फिर उन्हीं के बेस पे डिसाइड कर लूंगा अपना। तो जब वो राजगीर गए तो राजगीर वहां से दूर था, करीब 400 मील के आसपास था। इतना रास्ता पैदल चलते हुए गए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत योग्य। तो वो पूरे रास्ते में जहां भी चल रहे थे, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि इतना सुंदर व्यक्ति सन्यासी कैसे हो सकता है। तो भीड़ पीछे चलती थी, लोग हलचल पूछते रहते थे। जब राजगीर पहुंचे तो राजगीर घिरा हुआ था 5 पहाड़ियों से। आज भी अगर आप राजगीर जाएंगे तो वहां आपको पहाड़ियां दिखाते हैं कि बुद्ध कहाँ रुके थे। वो सब दर्शनीय स्थल वैसे के वैसे। मैंने लगभग 7.5 देखे, मुझे बहुत रुचि थी कि एक बार मैं बुद्ध पे बात करने से पहले देख तो लूँ कहाँ कहाँ कैसा कैसा था। तो मैं पिछले महीने वैशाली भी होके आ गया था, वो छूटा हुआ था, तो मैंने वो पूरा देखा स्थान। इन 5 पहाड़ियों में एक थी पांडव पहाड़ी। तो पांडव पहाड़ी के पास उन्होंने बनाई अपनी एक कुटिया और वहां आराम से रहना शुरू कर दिया। और क्योंकि साधक थे, भिक्षु थे, उनका काम क्या था कि दिन भर सुबह जाके भिक्षा मांगना, उस भिक्षा से अपना काम चलाना और दिन भर साधना करना और तपस्या करना, ताकि अंतिम सत्य मिल सके, जिस सत्य की खोज में घर से बाहर निकले थे। अब हुआ यह है कि राजगीर में उस समय जो, क्योंकि मगध साम्राज्य का हिस्सा है, राजगीर में उस समय जो राजा था बिंबिसार था। तो जैसे ही बिंबिसार को पता लगा, और पता क्यों लगा, जब ये भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और जब बिंबिसार ने देखा उसके महल के बाहर बहुत भीड़ हो गई है, तो बिंबिसार ने पूछा ये क्या है। तब किसी ने बताया कि साहब, आपको याद होगा आज से 25-30 साल पहले घटना हुई थी। एक बच्चे का जन्म हुआ था शाक्य जनपद में, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में। और आचार्य असित ने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा स्वामी बनेगा, बुद्ध बनेगा। वही बच्चा सन्यास लेके निकल गया है और यहाँ आके कुटिया में रहता है। तो बिंबिसार को बड़ी जिज्ञासा हुई, तो बिंबिसार उससे पहुंचने के लिए चला गया उसके पास। तो कुटिया में चला गया है बिंबिसार, सोची कि राजा जी गए हैं उससे मिलने के लिए। उसको देख के बिंबिसार का माथा ठनक गया कि तो 29-30 साल का इतना सुंदर युवक है, कहाँ इससे चक्कर पड़ गया। बिंबिसार ने समझाया कि देखो भाई, तो मेरे छोटे भाई हो, ये उम्र इन चीजों के लिए नहीं होती है। युवाओं के लिए पुरुषार्थ होता है जीवन को ठीक से जीना, इच्छाएं पूरी करना, सुख समृद्धि इस सब में रहना, जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको संतुष्ट करना। जब मध्य वयस्क होते हैं तो जीवन का पर्पस होता है खूब पैसा, धन, संपदा, सम्मान ये कमाना। और जीवन के उत्तरार्ध में शोभा देता है संन्यास या वानप्रस्थ, इन चीजों को छोड़ देना। अभी तो तुम्हारी भोग की उम्र है, जीवन जीने की उम्र है, तुम अभी से सब कर रहे हो। मेरी बात मानो, लौट जाओ, और अगर बहुत मन है तो पूजा पाठ कर लो, धर्म कांड कर लो, ये सब संन्यास मत लो। असर नहीं पड़ा। फिर बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुमसे इतना प्रभावित हूं, तुम एक काम करो, मेरे राज्य का आधा हिस्सा ले लो, आधे पे तुम राज करो, आधे पर मैं करता हूं। तुम्हें अपना आधा राज्य देकर भी मुझे खुशी होगी। फिर बुद्ध चुप रहे, अरुचि दिखाई। फिर वो बोला अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें कपिल वस्तु के लोगों ने परेशान किया है। एक काम करो, मेरी सेना लेके जाओ, रौंद दो उन सबको और कपिल वस्तु पे राज करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिर बुद्ध का चेहरा वैसा ही था, बेरुखी वाला, जो अप्सराओं को देख के होता था। तो उसने कहा आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है? उसने कहा नहीं, एकदम नहीं। बोले मैं जिन चीजों को छोड़ के आया हूं, जिनसे मुक्त हुआ हूं, आप मुझे फिर से उसमें उलझाने में लगे हुए हैं। बोले आप राजा हैं, आपका सम्मान है, आपने मेरे बुरे लगने वाले समय में मेरा साथ देने की बात करें, पर मेरा बुरा समय नहीं है, मेरा अच्छा समय चल रहा है। आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन राजा की जिंदगी क्या होती है? 24 घंटे का तनाव। राजा वो खूंटी है जिसके ऊपर हर कोई अपने कपड़े टांग देता है।
कोई चिंता होगी राजा को दे दी, राजा की चिंता हो गई। आपकी जिंदगी मुझसे अच्छी कैसे है? आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति देख पा रहा हो बड़ी मुश्किल से, और आप उससे कहें कि देखो वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा, वो तुमसे अच्छी स्थिति में है। मैं चल पा रहा हूं, कोई नहीं चल पा रहा, आप कह रहे हैं कि उससे जैसे बनो। अरे भाई, इतनी मुश्किल से बंधनों से मुक्त होकर जीवन को सही निगाह से देख पाया हूं, और आप कह रहे हैं कि फिर से अपनी दृष्टि खराब कर लूं और वैसा हो जाऊं। तो मैं बहुत खुश होकर संन्यास के मार्ग पे आया हूं, आप ये ना समझे कि मैं मजबूरी में आया हूं। बिंबिसार चुप हो गया। फिर बिंबिसार ने इतना ही कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे बस एक वायदा चाहता हूं कि जब कभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जो आप चाह रहे हैं, तो उसके बाद एक बार राजगीर में या मगध में, गया में कहीं भी आना जरूर, और मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, सम्मान करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपके ज्ञान का लाभ राजगीर के समाज को या मगध के समाज को भी मिले। बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, आपने मेरे इतना साथ दिया है तो मैं क्यों ऐसा नहीं करूंगा।